most important topic from this chapter is the authority of the constitution. So as we were discussing कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज मोड ऑफ प्रोमलगेशन. मोड ऑफ प्रोमलगेशन एज आर रिटन हियर, बनाने का तरीका. ओके, कि उसको किसने बनाया, वो कैसे बना. So some constitutions are defunct as they are either crafted by military leaders or those who are not popular or do not had the ability to carry groups of people with them. बेसिकली वो कह रहा है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफंक्ट. डिफंक्ट का मतलब मैंने यहाँ लिखा है नॉट इन यूज, कि लाइक वो हैं, जरूर है, वो पेपर पे लिखे हुए हैं, बट एक्चुअल में उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है. वो डिफंक्ट है. क्यों डिफंक्ट है? क्योंकि या तो वो मिलिट्री लीडर्स ने लिखे हैं. मिलिट्री लीडर्स क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि हमारी पावर तो बहुत ज्यादा हो, बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की पावर है वो कम से कम हो. वैसा होता था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये रहा है उनकी इंडिपेंडेंस से पहले. ओके, सो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया, या फिर उन लोगों ने जो कि पॉपुलर नहीं थे. अब जैसे ऑब्वियसली अगर कोई मेरे जैसा कॉमन मैन है, अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, यू वोंट फॉलो इट ना. यू हैव टू गिव अ रीजन कि आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो. ओके, देन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक इंडिया, यूएस, साउथ अफ्रीका हैव बीन क्रिएटेड आफ्टर पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. हाँ, अब जो ये सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का, एंड इट इज मोस्ट सक्सेसफुल. क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि ये हमारी इंडिया की कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन से रिलेट करता है. अब हमने ब्रिटिशर्स के अंडर लाइक काफी कुछ सहा है, फिर जब और ब्रिटिशर्स को जब हमने हटाना था तो हम सबको यूनाइट होके उनका एक डिपार्चर करना पड़ा, है ना. सिमिलरली साउथ अफ्रीका में भी क्या था कि जैसे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ सबकी ही लड़ाई थी, जितने भी ब्लैक्स थे वो व्हाइट्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे, उनके डोमिनेशन के खिलाफ. इसी वजह से, क्योंकि ये पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू बना है, इस वजह से ही आज के टाइम में पॉपुलर है. यूएस में भी देयर वाज समथिंग स्ट्रगल रिलेटिंग टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी. ओके, सो नाउ इट वाज ड्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इट वाज ड्रॉन बाय पीपल विद इमेंस क्रेडिबिलिटी, जिसका मतलब है पॉपुलैरिटी. अब ये जितने भी मैंने मीनिंग लिखे हैं यहाँ पे अपने बुक में लिख लेना, ताकि आप इसको रीड करो तो आपका ब्रेक ना आए पढ़ते हुए. ओके, सो इट वाज ड्रॉन बाय पीपल विद इमेंस क्रेडिबिलिटी who negotiated and commanded the respect of people, convinced them that constitution was not an instrument for aggrandizement of their personal power. So it's a heavy point and important point कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन लीडर्स ने बनाया. अब हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है. उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे. ओके, अब जैसे अब इन सब ने बनाया, दे वर रियली पॉपुलर. अब ये हमारी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है इसके फोरफ्रंट में ही रहे हैं ये. ओके, तो इन्होंने हमें एक रीजन दिया कि हाँ, हम अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम पूरी कंट्री के लिए बनाएंगे. इट वुड नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्रेंडाइजमेंट ऑफ आवर पर्सनल पावर. मतलब ये नहीं कि हम अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाना चाहेंगे. एग्रेंडाइजमेंट मतलब एलिवेशन, मतलब अपनी पावर नहीं बढ़ाना चाहते हम पूरी कंट्री को बेनिफिट के लिए ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जहाँ पे सब खुश रहे, सब यूनाइट होकर रहे. ठीक है, तो पॉपुलर लीडर्स थे, इसलिए हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है. देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम. रेफरेंडम ये भी इंपॉर्टेंट है. ये होता है कि जब हम लोगों का वोट ले रहे हैं, लाइक आइदर यस और नो, कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाइड हो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, इस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो रेफरेंडम का एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, दैट इज प्लेबिसाइट. बेसिकली ये लोगों का कंसेंट होता है, लोगों का वोट होता है कि आप किसी चीज से खुश हो या नहीं हो. सो इट वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम. अब हमने अपनी पूरी कंट्री में सबसे एक से जाके नहीं पूछा था कि हाँ आप इससे खुश हो या नहीं हो, बट स्टिल इट वॉज एक्सेप्टेड. क्यों एक्सेप्टेड था? क्योंकि इट वॉज क्राफ्टेड बाय पीपल विद इमेंस क्रेडिबिलिटी. क्योंकि उन्होंने हमें एक रीजन दिया कि ऑब्वियसली उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इतना आगे हमें सपोर्ट किया, तो वो कुछ गलत थोड़ी करेंगे हमारी कंट्री के लिए. ओके, सो स्टिल पीपल अडॉप्टेड इट by abiding by its provisions, क्योंकि इसमें उन लीडर्स ने बनाया जो कि पॉपुलर थे. अब इसमें 1 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड कब बनाया था? ये टेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949. मतलब ये 1 मार्कर के लिए बहुत जरूरी है, इसी वजह से ये लेजिटिमेट रहा. So the second way to make our Indian constitution effective is by enshrining certain substantial provisions within it. मतलब लाइक कुछ ऐसी important provisions मतलब जिसके बिना एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है विद इन अ कंट्री. लाइक मतलब किसी इंसान को जो है एक लाइक डिग्निटी से रहने का हक हो, ऐसी वाली चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एंश्राइन की हैं. इसलिए भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुप्रीम अथॉरिटी भी मानते हैं.
मतलब अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ कैन वी मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, ये दोनों एक ही चीज है, दीज आर गोइंग हैंड इन हैंड, ठीक है। तो अगर चाहे ये क्वेश्चन में आए या फिर ये क्वेश्चन में आए, आंसर वुड बी द सेम। ओके, नाउ देखो, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव इट्स पीपल अ रीजन टू फॉलो इट्स प्रोविजन। मतलब एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, जो कि लोगों को एक रीजन दे रहा है कि हाँ तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। अब हमने पिछली बार जब देखा है, मतलब जो पिछला हमने रीजन दिया था मोड ऑफ प्रोमलगेशन, उसमें था ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद बना है, क्योंकि सबका एक कॉमन स्ट्रगल था। तो वैसे ही कुछ प्रोविजंस भी हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाती हैं। देखो कौन कौन सी प्रोविजन है। सबसे पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फ्रीडम गारंटी किया, फंडामेंटल राइट्स में हमारा राइट टू फ्रीडम आता है, ठीक है। और इस फ्रीडम में अब जैसे आप लाइक कोई एसोसिएशन भी बना सकते हो, यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कहीं पे भी रह सकते हो। तो ये चीजें एक इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सिमिलरली इक्वालिटी, अब इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश किया, हर किसी को वो इक्वल मानती है। एंड जैसे कुछ जो ग्रुप हैं वो जो हाईली डिप्रेस्ड हैं, मतलब जो एक सर्टेन पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते विद इन सोसाइटी, उनको भी वो रिजर्वेशन देती है। तो ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये भी प्रोवाइड किया, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। उसी के साथ साथ इंक्लूसिवनेस है। यस, अब देखो उसने जो है जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है उसने उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश नहीं की, अपने विदिन में डालने की कोशिश की, ताकि लाइक सबके लिए यूनिटी मेंटेन हो सके। सिमिलरली फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। अब लाइक विद इन अ कंट्री ईच पर्सन मतलब एक भाईचारा तो मेंटेन होता ही होता है ना, जब हम एक सिंगल कंट्री में रह रहे हैं तो ओके। अच्छा, इसमें जो ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोजिटली कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेजोरिटीज को अलाउ कर रहा है कि तुम माइनॉरिटीज को सप्रेस करते जाओ, तो क्या माइनॉरिटीज फॉलो करेंगी कॉन्स्टिट्यूशन को? लाइक जहाँ पे जो माइनॉरिटीज है ना उनको जॉब लेने दी जा रही है, ना उनको कहीं अच्छी जगह पे रहने दिया जा रहा है, तो क्या वहाँ पे माइनॉरिटीज उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगी? कभी नहीं करेंगी। सिमिलरली ये कोई जो प्रिविलेज मेंबर्स हैं, अच्छा कुछ मेंबर्स को प्रिविलेज कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कि भाई जो मर्जी है, मैं तो सिर्फ फार्मर कम्युनिटी को फेवर करूंगा, मैं किसी को फेवर नहीं करूंगा, तो वहां पे भी कोई किसी को फॉलो नहीं करेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। या इफ एनी ग्रुप फील्स दैट देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, तो वही है, अगर कोई भी ग्रुप सोचेगा कि अगर मुझे जो है इस कंट्री में रहने का कोई रीजन नहीं मिल रहा है, या फिर मतलब मुझ पे सप्रेशन इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ रह नहीं सकता, तो वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड बाय नहीं करेगा। मतलब ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, द परफेक्ट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव बाय कन्विंसिंग पीपल दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर प्रिजर्विंग बेसिक जस्टिस। मतलब परफेक्ट जस्टिस कब आएगी? जब आप एक बेसिक जस्टिस दे रहे हो, जब एक लाइक बेसिक न्याय दे रहे हो। अब देखो जैसे इसमें मैंने एग्जांपल्स एडिशनली लिखे हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि सोसाइटली जो है हर पर्सन जो है सोसाइटी में रह सके, ये ना हो कि लाइक किसी को डिग्निटी से रहने नहीं दिया जा रहा है, कोई अपना बहुत अच्छे पोजीशन से रह रहा है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। उसके अलावा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करता है, जिसमें यही है कि पुअर या बैकवर्ड सेक्शंस जो हैं, अनएजुकेटेड सेक्शंस हैं, उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। या सिमिलरली अब जैसे अनटचेबिलिटी अबोलिशन मैंने बताया था आर्टिकल 17 के अंडर, अनटचेबिलिटी भी अबोलिश हुई थी। तो वैसे ये पॉइंट इतना सिग्निफिकेंट है नहीं, बट क्योंकि ये एक क्वेश्चन का पूरा पार्ट है तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। और आप इसको जितना जितना मैंने लिखा है इतना भी अगर आप क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ओके, so the third way to make our Indian constitution effective, or the third reason for why we accept the authority of the constitution, is the balanced institutional design. Balanced institution design मतलब लाइक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की पावर बहुत ज्यादा हो गई है और किसी की पावर बहुत कम हो गई है, ठीक है। देखो, इन मेनी कंट्रीज constitutions are subverted by small groups to enhance their own personal power. मतलब कुछ कंट्रीज जो है जहाँ के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं है, या लाइक दे आर मेयरली ऑन पेपर, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया होता है, उन्होंने सबवर्ट किया होता है। सबवर्ट होता है कि आप अपने हिसाब से उसमें ऐसा बदलाव ला रहे हो कि सिर्फ आप पावरफुल हो रहे हो, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस जो है वो मतलब लाइक उनकी पावर रिड्यूस हो रही है। जैसे वही मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में कहा था कि क्योंकि वो अनसक्सेसफुल किस लिए थे, क्योंकि उनको मिलिट्री लीडर्स ने बनाया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसको अपने अकॉर्डिंगली सबवर्ट किया था। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि जो रूलिंग एलिट होगी
वो सिर्फ अपनी पर्सनल पावर बढ़ाएगी और वो एक छोटा सा ग्रुप होगा। ऑब्वियसली रूल करने के लिए वो भी चाहेंगे कि कम से कम लोग हों ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो। ओके, सो नाउ वेल डिजाइन्ड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट्स पावर इन सोसाइटी इक्वली टू प्रिवेंट दिस सबवर्जन। अब जैसे ये जो सबवर्जन है कि छोटा सा ग्रुप है उसको सारी पावर होल्ड करनी है इतनी बड़ी कंट्री की, तो उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज को दूर रखने के लिए वो क्या करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में अपना एक ये प्रिंसिपल डाल देते हैं कि हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर रखेंगे इक्वली। मतलब अगर जितने भी ऑर्गन्स है, सपोज 5 ऑर्गन्स है तो 5 ऑर्गन्स को इक्वली देंगे। अब जैसे इंडिया में 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है तो वो 3 को इक्वली पावर बांटेंगे। देखो, वन वे ऑफ डूइंग सो इज फ्रेगमेंटिंग पावर इक्वली अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर की है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है, ठीक है, उसकी भी पावर इक्वल है टू वो एग्जीक्यूटिव, मतलब जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए उनको इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे अभी IAS ऑफिसर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। देन थर्ड जो जुडिशरी है, जैसे सपोज इनमें से किसी ने अपना काम करने में कुछ गलती कर दी, तो किसी ने अगर इनके खिलाफ केस फाइल किया तो जुडिशरी जो इनपे लाइक अपनी रूलिंग देगा या जैसे जो जजमेंट देगा तो वो अपनी इंडिपेंडेंट वे में देगा। वो ये नहीं है कि लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर वाला हमारा बंदा है तो हम उनके अकॉर्डिंगली रूलिंग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर इक्वली पावरफुल एंड सब अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट है। अब देखो, एंड इवन इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है। उसने क्या करना है, उसने कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देना है, फिर उसने वोटर्स लिस्ट बनानी है, उसने इलेक्टोरल रोल बनाना है। तो नाउ ये एक ऐसी डिवीजन की हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जहाँ पे सब इक्वली पावरफुल हैं और एक दूसरे पे चेक रखते हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले बताया कि जैसे सपोज लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो लाइक लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको जुडिशरी के पास लेके जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज कीप अ चेक ओवर द अदर, कि कोई भी अपनी जो अथॉरिटी है उसको ओवरस्टेप ना करे। ओके, नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एज एक्सेसिव रिजिडिटी कैन ब्रेक द वेट ऑफ चेंज। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है। मतलब लाइक कि अगर आप किसी भी कोई प्रोविजन है उसको थोड़ा चेंज करना है आज के टाइम के हिसाब से, तो यू कैन चेंज इट इजीली नहीं चलो कि लाइक उसका एक प्रोसीजर है सेपरेट, वो फॉलो करके आप उसमें चेंज ला सकते हो। ठीक है, लेकिन वो ये एक्सेसिवली रिजिडिटी नहीं है कि ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन मना कर देगा कि नहीं ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चेंज आ सकता है, बट कुछ चीजें हैं जो आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो एक चार्टर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, देन हाउ टू मच फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो गिव नो सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी टू पीपल। ऑब्वियसली आप कहोगे अगर ऐसा हम सब कुछ ही चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर वो काहे की अथॉरिटी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइक एक्सेसिवली फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। तो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आती है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर भी होगी, बट उसमें यही है कि जैसे अब फंडामेंटल राइट्स का चार्टर इट कैन नॉट चेंज, तो यहाँ पे रिजिडिटी रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो लाइक इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट as it strikes a balance between preserving core values as well as adopting them to new circumstances। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट का है। लिविंग का मतलब ये नहीं है कि उनके पैर है, वो चल भी रहा है, वो बैठ भी रहा है, नो, इट इज जस्ट लिविंग डॉक्यूमेंट। वो इसलिए क्योंकि वो आज की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने आप में चेंज लाने को भी रेडी है, बट एट द सेम टाइम अगर उसको मतलब अगर ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं लगता जो अथॉरिटी है जो उसमें चेंज लाएगी उसको ऐसा लगेगा। ओके, और अगर उसको लगता है कि नहीं ये चेंज ठीक नहीं है सबके लिए, तो वो उस चेंज को अलाउ भी नहीं करेगी। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करा, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब वो प्रिजर्व करा, बट एट द सेम टाइम अडॉप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है कि सपोज वैसे हमारी स्टेट सभी इक्वल है, लेकिन हमें कुछों को स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल पावर्स देनी पड़ती हैं ताकि आज के सर्कमस्टांसेस में भी हमारी जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, या मतलब लाइक जो हमारी कंट्री की यूनिटी है वो इंटैक्ट रहे। हमने जम्मू कश्मीर को पहले दिया था ना, एक एडिशनल स्टेटस दिया था आर्टिकल 373, 371 के अंडर। तो वही चीज है कि कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करते हुए कहीं ना कहीं नई सर्कमस्टांसेस में अडॉप्ट होने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस भी अलाउ भी करता है और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट भी करता है। सो ऑल ऑफ दिस वाज अबाउट हाउ कैन वी मेक एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, जिसमें 3 पॉइंट्स कवर हुए हैं। वन वाज मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सेकंड इज सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन।